अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और मैं मौजूद हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ के साथ। आप सबकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूं कि इतने कम टाइम में आप सब ने हमारे प्रोग्राम शाम फैज़ को इतना पसंद किया। आपकी पसंद के मेहमानों के हम घर जाते हैं और बहुत सारी मालूमात भी आपको मिलती है और वो तमाम चीज़ें जो आप उनके बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप लोग देखते और सुनते हैं। आप सबकी जो फरमाइशें आती जा रही हैं उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँ कि हमारा प्रोग्राम आता है वीक में 2 दिन और आप सबकी जो फरमाइशें हैं उससे हमें लगता है कि हमारा प्रोग्राम हमें पूरे वीक के लिए करना होगा। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलिए, फरमाइशों का सिलसिला पूरे करने का भी जारी रहेगा। हम अगर शख्सियात की बात करें और आपकी पसंदीदगी की, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ईमेल्स हमारे पास आई है एक शख्सियत के लिए, आज हम उनके घर पर मौजूद हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं आगाज़ में कि अगर हम सियासत की बात करें, ख़ास तौर पर सीनियर सियासतदान पाकिस्तान के हैं, लेकिन अगर हम कराची की बात करते हैं, कराची की सियासत की बात करें और उनका नाम ना हो तो कराची की सियासत उनके नाम के बग़ैर कंप्लीट नहीं हो सकती। अब मैं उनके तारुफ़ की जानिब बढ़ती हूँ और तारुफ़ के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं अगर असेंबली की बात करूं कि कौमी असेंबली में वो कितनी बार गए, ये भी हम उनसे पूछेंगे, हम क्या बताएं आपको। लेकिन साबिक़ नाज़िम कराची हैं, साबिक़ सरबरा MQM पाकिस्तान है, हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा MQM तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और फैज़ टीवी की पूरी टीम को मेरे घर आमद पर बहुत शुक्रिया। बहुत खुशामदीद। अच्छा देखें, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके होते हैं और आपकी ऐसी शख्सियतें नाज़रीन भी हमारे बहुत सारे कुछ सियासतदान हैं जो सिर्फ हमें दिखाई देते हैं करंट अफेयर्स के शोज़ में, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो सबके सामने है और आप बाखूबी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शामिल होते हैं लोगों के साथ। लेकिन मैं आज थोड़ा आपकी लाइफ में बचपन से आगाज़ करूँगी, तो बचपन के बारे में अपने कुछ बताइए। कितने बहन भाई थे, कहाँ ब्रॉडअप हुआ? वैसे तो कराची में हुआ, लेकिन हम इनके मुँह से सुनेंगे। आपने कहा ना कि कुछ सियासतदान करंट अफेयर्स में नज़र आते हैं, सिर्फ कुछ सियासतदान करंट देते हैं और कुछ करंट झेलने के बाद भी हाँ जो है बड़े अज़्म और हौसले के साथ खड़े होते हैं। जी। तो उस पर भी बात होगी। हाँ बचपन एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास आबादी थी। सिविल हॉस्पिटल के करीब जो बड़ा मशहूर रनछोड़ लाइन का फायर ब्रिगेड है, तो जी। वहाँ हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। फिर जब मैं शायद पहली क्लास में था तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए अच्छा। और मेरा स्कूल फजलुर रहमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी उर्दू बाज़ार के पास, अच्छा। वहाँ से मैंने प्राइमरी की। हाँ जब तक हम PIB आ चुके थे और मैंने यहीं से प्राइमरी की। उसके बाद BVS पारसी स्कूल में मैंने क्लास 6 से मैट्रिक तक सेकेंडरी जी जी। वहाँ मुकम्मल की। फिर उसके बाद नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। तो वहाँ 2 साल में 1 नंबर से इंटरमीडिएट में मेरे जो नंबर आए कोटा सिस्टम की वजह से, 1 अच्छा। नंबर से मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, तो मैंने 10 पर्चे इकट्ठा दिए। यानी मैंने भी अच्छा। गिव अप नहीं किया। लेकिन देखें फिर ये बड़ा आगाज़ में ही हाँ। फ़ौरन आप बड़ी जल्दी आगे चले गए ना। हमें तो बचपन की बातें जाननी है कि कितने बहन भाई थे, कौन सा नंबर था और शरारती थे। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि आप जब जो बच्चा क्योंकि शरारती होता है वो इंटेलिजेंट होता है, तो इसके बारे में बताएं बचपन के। बहुत सारे शाई बच्चे भी शर्मीले वो भी अच्छा। इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस थोड़ी बाद में जी। जाहिर होती है। जैसे मुझ पर ये दोनों हाँ। किस्म के वक्त आए। अच्छा। प्राइमरी में मैं बहुत शरारती था अच्छा। और मैं घर वालों को बहुत तंग करता था और मेरी मर्ज़ी का खाना ना पके अगर स्कूल से आऊँ। तो अच्छा। जब हम वहाँ रहते थे रनछोड़ लाइन में 2nd फ्लोर पे, तो मैं वहाँ से अम्मी जो कपड़े सुखाती थी वो मैं कपड़े सारे नीचे फेंक देता था। मेरे ख्याल में ये एजिटेशन जो है ना पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है। हाँ। तो तहरीक चलाना, एहतजाज करना, तो बचपन से अच्छा, मैं उस वक्त से था, बता एहतजाजी दिया था तहरीक, कि मुझे लीडर ही बनना है। वो मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ तो एहतजाज बचपन से किया। हाँ। अच्छा, फिर जब BVS पारसी स्कूल में आया तो वहाँ थोड़ा सा, चूँकि वो इंग्लिश मीडियम था और उसकी जो एडवांस स्टडी थी, तो थोड़ा सा मुझे कोप अप करने में हाँ। वहाँ थोड़ा वक्त लगा, ज़्यादा मेहनत से, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया हाँ। और मेहनत की। तो वहाँ भी फिर मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। शुरू में वहाँ मैं बहुत शाई था, अच्छा। बिल्कुल शर्मीला सा, लेकिन फिर जब कॉन्फिडेंस आया तो बैतबाजी के मुकाबले होते थे हाँ। और उसमें उर्दू
जो गज़लों के, नज़मों के अशार, उसको याद करना, तो मुझे ये अपनी शायद ये क्वालिटी अभी तक है ना, बरकरार है अभी उस तक। वक्त जाहिर हुई कि मुझे लगा कि अच्छा। हाँ, मैं अशार जल्दी याद कर लेता हूँ। अच्छा, याद हो जाते हैं ना हाँ, याद फौरन, हो और जाते हैं। बहुत तो बस सारी वो महफिलों मुसीबत से, में। और उसकी फिर बहुत सताइश भी मिलती थी और लोग उसको सराहते थे, तो इंसान को अच्छा लगता है। लेकिन स्टूडेंट कैसे थे आप? भागते थे या आपको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया कि अब तो पढ़ना ही है, मजबूरी हो गई, या था शौक के हाँ पढ़ना है मुझे? हुआ ये कि मेरे वालिद साहब मुझ पर बहुत तवज्जो देते थे, वो अच्छे अच्छा। ग्रेजुएट थे, उन्होंने भी कोई मास्टर्स नहीं की थी, लेकिन इंडिया के ग्रेजुएट उस ज़माने के बड़े पाए के होते थे, और वो हाँ। मास्टर्स और शायद एमफिल के पहले बराबर की भी होते थे। बहुत, इतनी जी। अच्छी पढ़ाई थी। अच्छा, मैंने बचपन की एक शरारत रह गई थी कि वो मुझे मेरे वालिद अक्सर वॉशरूम में या टॉयलेट में बंद कर देते थे, बाथरूम में। अच्छा। तो मैं नल खोल देता था, तो सारे अपार्टमेंट का ओवरहेड टैंक खाली हो जाता था, तो फिर मजबूरन उन्हें मुझे खोलना पड़ता था कि हाँ। तो वो भी एक एजिटेशन थी। नहीं तो उसमें कोई पनिशमेंट थी कि वो आपको मिली पनिशमेंट हो? नहीं थी कि मुझे बंद कर देना, मैं जब बंद ही उस वक्त कर दिए तो फिर भी शरारत तो कर रहे हैं ना, वहाँ भी कोई ना कोई शरारत जारी होगी। फिर तो हमारी निगोशिएशन होते थे, मजाक हाँ। होते थे, अच्छा। आइंदा नहीं करोगे, हाँ, देखो इससे और सफर होता है। वो भी फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन के लिए होता होगा कि जब तक है आपके ऊपर के चेक एंड बैलेंस फिर ऐसे जब ही पीआईबी के घर आए थे, तो यहाँ जो पड़ोसियों के आम थे वो उन्हें बाद में मिलते थे, पहले हम हाँ। उनके आम पका के उन्हें भेजते थे, जबकि अच्छा। हमारे घर में दरख्त नहीं था, हम छत पे चढ़ के हाँ। सारे पड़ोस के आम उतार लेते थे, और वो हमारे घर भेजे, उससे पहले हम उन्हीं के आम उन्हीं के घर भेज देते थे। अच्छा, लाड प्यार की अगर मैं बात करूं तो किससे अटैचमेंट ज़्यादा किससे थी? क्योंकि कुछ इंस्पिरेशन भी होता है पेरेंट्स के अंदर कि नहीं अटैचमेंट ज़्यादा, या सख्ती भी बाज़ दफ़ा ही होता है कि माँ से ज़्यादा डर रहे हैं, कभी होता है कि बाप की तरफ से होता है कि ये शरारत करनी है, ये बात है, कोई फरमाइश भी है कि वो पूरी नहीं होगी, ये कहाँ से था? थोड़ा बहुत सख्ती बचपन में वालिद साहब की तरफ से ही थी, अच्छा। उसके बाद तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता जब प्राइमरी स्कूल में क्लास 1, 2, 3 में तो मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन 4th और 5th में मैं पहली पोजीशन पर आया था, मैंने कवर कर लिया। हाँ। इसी तरह बीवीएस वारसी स्कूल में 6, 7 इतना अच्छा नहीं था, फिर 8th अच्छा हो गया, 9th, 10th में और बेहतर हो गया। हाँ। फर्स्ट डिवीज़न आई, नेशनल कॉलेज में दाखिला मिल गया, वहाँ फिर सेकेंड ईयर में ज़्यादा मेहनत की, फिर दाखिला रह गया, 10 पेपर दिए, तो फिर 1 नंबर से कराची में दाखिला रह गया, कोई कोटा सिस्टम की वजह से हाँ। मेरिट का कत्ल हो रहा था। जी। दाखिला फिर जब जाम शोरों में मिला तो वहाँ कौम परस्तों ने अच्छी खासी मिजाज कुर्सी की, तो उससे और ज़्यादा ये हुआ कि भाई कराची का डोमिसाइल और बाकी जो सिंध का डोमिसाइल है उसमें कोई फ़र्क है। हाँ। यानी शहरों का डोमिसाइल और दही डोमिसाइल, और वो फिर आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, प्रैक्टिकली खुद भी देख आपका लिया। खुद वास्ता हो तो गया। इसीलिए वो जब एक्शन कमेटियाँ बनती थी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए, तो हाँ। APMSO के उस वक्त जो बानी थे अल्ताफ हुसैन, वो आते थे एक्शन कमेटियों में, हाँ। तो उन्होंने सबसे पहले सियासी तौर पर इंस्पायर किया, उनके नज़रिए ने, उनकी APMSO ने, तो जाहिर है कि जैसे ही दाखिला मिला सबसे पहले अगर कोई पार्टी मैंने ज्वाइन की तो APMSO ज्वाइन कर ली। हाँ, लेकिन इस सवाल की तरफ तो हमें बड़ा कुछ टर्निंग पॉइंट्स के जरिए से आना था, वो इसलिए तो कि खैर ये हो गया। पहले क्योंकि मैं आगाज़ में जिस तरह बचपन की बात हुई, एजिटेशन था बचपन हाँ से, ये देखें हैं। स्ट्रगल थी, हाँ। गिव अप नहीं किया, हाँ। मायूस नहीं हुआ, आसाब मजबूत थे, तो मेडिकल कॉलेज में भी दाखिल हुआ, अंदरून सिंध मिला, फिर इरादा किया नहीं कराची जाना है, तो म्यूचुअल माइग्रेशन हो गई। हाँ। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है बचपन से लेकर अब तक। अच्छा, मैं ना ये वाली बात आप कंप्लीट करें, लेकिन हमारे क्योंकि नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे ये पॉलिटिकली भी आपके बारे में बेशुमार चीज़ें जानते हैं, मैं अगर अभी तक की भी बात करूं और पहले अगर मूवीज़ देखी जाती हैं, ड्रामे देखे जाते हैं फैमिलीज़ के साथ, तो फिर वो कोई यादगार उस वक्त का कोई वाक़या है बचपन का या उसके बाद का कि कोई बड़ा एक कैरेक्टर होता है वो भाग गया होता है दिल को और फिर वो याद रहता है हमेशा, कोई ऐसा एक्टर, कोई ऐसा प्ले, कुछ है ऐसा? देखिए, बचपन में हसीना मुहिम के ड्रामे जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए बड़े कैरिज्मा का वो रखते थे, लोग इस तरह टीवी से लग के बैठ जाते थे। हाँ। और फिर फातिमा सुरैया वजिया के हाँ। जो प्लेज होते थे, तो मेरे ख्याल में उनमें हम अगर बहुत सारे ड्रामों को देखें तो अंकल उर्फी था। हाँ। उस ज़माने में बहुत मशहूर हुआ था वो ड्रामा। और तीसरा किनारा, फिर
नीलोफर अलीम का एक था, बहुत शरारती थी, बहुत। तो अभी तक ये है, लेकिन आपका रूही इससे बानो इससे ज़माने की आपका बहुत ज़ौक़ अच्छी और आर्टिस्ट शौक़ थी। मालूम हो रहा है ना हमें। तो ये शौक़ अभी तक है, वैसे टाइम मिल जाता है ड्रामे देखने तो का? बीच में बड़ा गैप आ गया, हाँ। लेकिन फिर दोबारा चूंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी उसका रिवाइवल हुआ है, हाँ। एक अच्छी बात है। हाँ। लॉलीवुड ही नहीं, अब वहाँ से वापस जो है वो प्रोडक्शन हाउसेस कराची में बने हाँ। हैं। हाँ। तो जब कराची में उस जमाने में भी मूवीज बनती थी, जी। लहरी, निराला, हाँ। उनकी जो कॉमेडी होती थी उसमें जिस तरह बड़ा। की बजला समझी और जिस तरह की हाजिर जवाबी, और मौके पर वो डायलॉग बनाते थे, उन्हें सारी स्क्रिप्ट ये लिखी नहीं सारी थी आती चीज़ें थी। नहीं होती मेरे थी। ख्याल में अच्छा, वो एक चीज़ है जो स्क्रिप्ट में नहीं है, मैं तो इंटरप्ट करूँगी। हमारे मजबूरी है कि प्रोग्राम में जब ब्रेक का टाइम हो जाता है, नाज़रीन बहुत मज़े की बातें हो रही हैं, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए शाम फैज़। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत मज़ेदार बातें हो रही थी और कुछ ड्रामों की बातें चल रही थी। मैं चाहूँगी कि वही सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाए। देखिए, वैसे तो ज़िंदगी भर बहुत से ड्रामे भी देखे और ड्रामेबाज भी देखे, क्योंकि दुनिया खुद लेकिन बातों में कोई नहीं जीत सकता, दुनिया इनसे। खुद एक स्टेज है। हाँ। और बड़े बड़े फनकार देखे जी। लेकिन अब आ जाते हैं ये जो टीवी पे प्ले आ रही है दोबारा। हाँ। मेरे ख्याल में बड़े क्वालिटी के अब ड्रामे बनने लगे जी। हैं। और उसमें मेरे ख्याल में मर्दों का दिल लूट लिया था वो मेरे पास तुम हो ड्रामे ने, कि वो जो एक सदियों से मर्दों पे इल्ज़ाम लगा हुआ था कि बेवफाई हमेशा मर्दों की तरफ से होती है, तो उस ड्रामे से इस तरह हमारे मर्दों ने, भाइयों ने इस तरह टीवी से लग के बैठे होते थे कि वो लगता था कि जैसे उनके ऊपर से ये कोई दाग धब्बा जो है वो धुल रहा है। लेकिन मैंने ये उसमें से देखा कि खलीलुर रहमान ने जो स्क्रिप्ट दिया हुमायूं सईद को, वो मेरे पास तुम हो में, कि वो एक औरत की बेवफाई से दिल थाम के बैठ गया और अपनी ज़िंदगी से। तो ये ऐसा होता है? वैसे ये भी तो बताएं कि ये सिर्फ ड्रामे की हद तक था, लेकिन मर्द, अब मर्द ऐसे कैसे? आजकल हमने तो नहीं देखा कोई मर्द किसी के लिए जान देता। ड्रामे की हद तक ही सही, लेकिन ये बड़ा राइटर ने तो सारे मर्दों को हीरो बना दिया ना। बड़ा मसला हल हुआ है मर्दों का, तो इसको इसी तरह रहने दें, इसको मजीद ना कुरे दें। लेकिन मैंने कहा कि वो एक औरत की बेवफाई पे दिल थाम के और जान से गया जी। या मुझे देखिए, मैंने कितने लोगों की बेवफाइयाँ सही हैं, जो सियासी लोग हैं, जो मेरे अपने तहरीकी साथी, जो मैंने सबको बचाया था 23 अगस्त को। हाँ। कि एक और मौका दिया कि वो गिरफ्तार ना हो, किसी आजमाइश में ना आए। हाँ। और कई मौक़ों पर, लेकिन उन्होंने मेरे साथ किया। लेकिन फिर भी मैं आज बाहौसला हूँ, बाहिम्मत हूँ और इस चैलेंज का सामना कर रहा हूँ, खड़ा हूँ। तो मैंने इसीलिए इसको चेंज किया, और ख़ास तौर पे जो मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो मेरी ताकत है, वो मेरे यूथ हैं। हाँ। जिनके साथ 2 सालों में मैंने इतनी एंगेजमेंट की, जामियात में, कॉलेजेस में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, यूथ जो गैर सरकारी तंजीमें। तो अब मैं इसीलिए बर्जस्ता, मैंने एक मौके पे उनसे भी कहा कि भाई देखें, खलीलुर रहमान और हुमायूं सईद कहते थे कि मेरा ये भरम था। हाँ। मेरे पास तुम हो, इसलिए वो उसका एंड अच्छा नहीं हुआ। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये भरम है, मेरे पास तुम हो, तो अवाम है, नौजवान है, और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ताबनाक और रोशन इंशाअल्लाह। और लफंगों के हाथों से इब्तदान कराची, बल्दिया उज़्मा कराची और यहाँ की सियासी अमल की बागडोर लेनी है और नौजवानों के हाथों में देनी है, लौंडों के हाथों में देनी है। अच्छा देखिए, फिर वही बात हो गई कि मैं आज यही बात थी, मैंने आगाज़ में कही, लेकिन वही बात है कि हम डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब को नहीं रोक सकते कि वो सियासत में और अपने पॉइंट्स नहीं रोक सकते। और हमेशा आप मुझे बोलते हुए बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं, लेकिन मुझे आज यकीन था, और आप लोग भी इनकी शख्सियत को जानते हैं कि आज ये बोलने का मौका नहीं देंगे। लेकिन मैं बेचैन हो रही होती हूँ उन सवालात के लिए जो आप लोग ईमेल्स में बोल रहे होते हैं कि ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। तो फिर उस सवाल की जानिब भी आते हैं। चलें, अभी आपने बात की यूथ की, ठीक है ना, यूथ को बहुत, और यूथ आपके साथ होती है हमेशा, लेकिन कभी आप भी उस यूथ का हिस्सा थे जब APMSO का आगाज़ हुआ? और अगर बात हो, और फिर हम जिक्र ना करें बानी MKM का, तो कुछ चीज़ें मैं भी पूछना चाहूँगी। जिस तरह से हलीम की दावतें मशहूर हैं, अब तो आजकल है वो, मैं उसके लिए नहीं पूछूंगी, लेकिन वैसे बिरयानी या और कोई चीज़
कभी कोई यादगार वाक़या है? याद तो आती होगी, ये तो क्या सवाल करूं, लेकिन कुछ इस तरह का हो कि कभी आपने भी उनके हाथ का बना हुआ कोई खाना खाया हो और बड़ा मज़ा आया हो? कभी ऐसा वक्त आता है कि इंसान को अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं, जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिलीट का ऑप्शन है उसकी याददाश्त और बिल्कुल। यादों में, हाँ, कि वो माजी को भूल जाए और डिलीट कर दे। जी, डिलीट का ऑप्शन नहीं है। नहीं है। तो याद तो आती, हाँ, कितना अच्छा वक्त गुजारा, एक प्योर जेन्युइन मिडिल क्लास सियासी अमल, सेक्युलर, जी, बिला तफरी के मज़हब, मसलक, रंग, नस्ल, इलाका, ज़बान, हाँ, और आम आदमी को बाख्तियार बनाया, टैक्सी वाले, गन्ने वाले को, और सबसे ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन की अगर हम नो डाउट तो वो बात तो, करेंगे तो फिर और फिर जो MQM के बानी थे वो जाहिर है कि जब हम लंदन जाते थे तो वो खुद नाश्ता हमें बना कर देते थे, हाँ, हलीम या खिचड़ा हलीम, हाँ, देखें खास वो तौर बना पे। कर देते थे। जी, लेकिन अब तो मैं शोज़ में जाता हूँ, पहले मेरी हलीम मेरी पसंदीदा डिश थी, हाँ, लेकिन अब मैंने जानबूझ के इसको बदल दिया। मुझसे पूछा जाता है कि अब आपकी पसंद, अब तो मैं कहता हूँ मेरी पहले हलीम थी, लेकिन 22 अगस्त के बाद जी, अब बिरयानी हो सुनना गई चाहेंगे, मेरी हम पसंद। सुनना चाहेंगे, लेकिन बिरयानी आजकल वो और सबको तो खिला रहे हैं, हाँ। स्टाफ को खिला रहे हैं, ये सुनने वो में उधर आता खिला है। रहे होंगे, लेकिन लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही ना, हम अभी तो बात ये हो गई हमने है। जब तक हलीम खाई थी, हाँ, अब जो है वो जाहिर है कि हम बिरयानी खा रहे हैं, और स्टूडेंट बिरयानी मेरे ख्याल में बड़ी मशहूर है, वो और तो उससे सब काम सब चला वो रहे हैं। बन गए हैं, फिर वो यूथ की बात आ गई ना, स्टूडेंट पे तो हमसे भी यही कहेंगे। मेरे ख्याल में या तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यूथ को इतना मोबिलाइज किया था जामिया अलीगढ़ जाके, हाँ। और जब वो कायदे आज़म के साथ खड़े हुए तो ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन बना। इसी तरह जो MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने भी APMSO के बानी, उन्होंने भी यूथ के पास जाके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जा, और उनकी उम्र तो खुद कम थी, हाँ, और APMSO जब शुरू हुई तो वो तो खुद एक तलबा तंजीम थी, और ये हाँ, पहला पूरी दुनिया का अमल है कि कोई तलबा तंजीम ने कोई अपने वालिदैन या अवामी तंजीम को जन्म दिया हो। हाँ, तो बिल्कुल, ये पहली बार हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुनफरिद थी, मुख्तलिफ थी, और लोग अट्रैक्ट हुए। लेकिन शायद हमने 30-35 साल का विजन रखा था हाँ, कि वो जनरेशन भी उसकी ज़रूरत को तो हमने कैटर किया, जी, लेकिन आज जो मेरी बेटी है या जो मेरे बच्चे हो सकते हैं या 20 साल के हो सकते हैं, जो 2000 के से लेकर 2020 हाँ, वो तो व्हाट्सएप हाँ, पर है, बिल्कुल टिकटॉक चेंज पर हो है, चुका है सब वो कुछ। सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हुए हैं। हाँ, तो हमने शायद सोशल मीडिया को उस वक्त एक्सप्लोर नहीं किया, हाँ, और हम एक गलतियों और नादानियों और हिमाकतों और ख़राबियों और बिगाड़ की तरफ चले गए। मैं तो इस बात का एतराफ़ करता हूँ, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है कि आज MQM कहाँ पर आ गई। 2008 में हम पीक पर थे, फिर 2013 वक्त में के हम साथ नीचे, बहुत सारी फैसलों की भी मेरा ख्याल है और उसके अंदर जब चीज़। अपने बानी को माइनस करना पड़ जाए हाँ, तो वो समझ ले क्या हालात होंगे। हाँ, तंजीम किस दोराहे पर है, बिल्कुल। और उसमें किसका कितना कसूर है मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, बिगाड़ मैं का- तो मैं तो बहुत सारे, क्योंकि मैं जब आप बात कर रहे हैं आपकी एक बात में बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते जा और रहे हैं। 2013 के बाद 2018 में हाँ, जो मेरे साथ एक लड़ाई मोल ली बिला वजह की, हाँ, ड्रॉप सीन था वो जो कामरान टिसोरी का था, लेकिन उससे पहले मैंने सबसे कहा कि तंजीम के बिगाड़ को और ख़राबी को दूर करें, और इसे सही मानों में 1984 की एक नज़रियाती पूरे मुल्क की सियासत इस वक्त हाँ, मफादात की सियासत है, एक MQM की सियासत थी जो नज़रियात की थी। मैंने कहा उसी सियासत को बहाल करें, लेकिन मेरी एक ना सुनी मैं और तो फिर मुझे रूठे अलग हुए होना पड़ा दोस्तों। जो हुआ। अच्छा, मैं आपके सारे जो साथी हैं रूठे हुए, मैं तो उनकी बात करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी आपने बीच में ही जिक्र किया ना, जब खैर वो तो बेटियों की वो एग्जाम्पल पे बात आई, लेकिन आपकी ही ज़िंदगी की बात हो रही है, उसमें हम इनकी शादी के बारे में ना पूछें, ऐसा कैसे हो सकता है। और बहुत सारे लोग, मैं वही फिर बात दोबारा से कहूँगी कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनकी लाइफ के बारे में नहीं जानते। आपके मैं अपनी उंगलियां बेशुमार चटखाने लगा। आपके बेशुमार इंटरव्यूज़ में सब वो सारी चीज़ें जानते हैं, उन्हें मालूम है, लेकिन फिर मैं दोबारा से जानना चाहूँगी वो तमाम लोगों को आप बताइए कि किस तरह से हुआ। और वो क्वेश्चन भी मैं एक फॉर्मेलिटी है कि मैं कर देती हूँ कि लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ, भाभी से कैसे और कब मुलाकात हुई। आधी लव मैरिज थी यानी पसंद की शादी, हाँ, और आधी अरेंज मैरिज थी, हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल आंसर नहीं है, नहीं अभी तक अभी तक नहीं। असल में मुझे तो अफशान ने टकासा जवाब दे दिया था जी, जब मैंने पहली ही मुलाकात में तकरीबन अपने मुद्दा बयान कर दिया था। मैंने एड्रेस मांग लिया था। वो अफशा अपनी अम्मी के साथ आई थी अपने नाना से मिलने, और बिल इत्तफाक
उसके नाना मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सिंध मेडिकल कॉलेज के। मैं उस वक्त 4th ईयर में था गालिबा। तो मैंने कहा कि भाई मैं नाना का सबसे होनहार तालिब इल्म हूँ, तो मैं ही ले जाता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई अंधा क्या चाहे दुआ किए, तो चलो भाई मैं ले गया। हाँ। नाना से मिलवा दिया। तो फिर मैंने एड्रेस मांगा तो मुझे गलत एड्रेस दिया। मैं कई नंबर भी गलत दिया, एड्रेस नंबर भी? उस जमाने में नहीं होते थे ना, घर हाँ। में फ़ोन नहीं था उसके। अच्छा, फोन भी नहीं था उस हाँ वक्त? नहीं था उस ज़माने में, फ़ोन भी मुश्किल से उसका कनेक्शन मिलता। उसमें भी M&A का कोटा होता था। M&A 10 फ़ोन M&A लगवा सकता था। हज का कोटा M&A का और फ़ोन का कोटा, अजीब सियासत थी। तो खैर वो फ़ोन नहीं था उनके घर पे, और मैं तालिब इल्म था। तो खैर मैं मायूस हो गया उस वक्त तो। हाँ। लेकिन देखिए मेरी नीयत ठीक थी, मतलब उसमें खुलूस था। हाँ। तो 3 साल के बाद जब मैं कॉलेज से फारिग होता, हाँ उनकी अम्मा ने मेरा बड़ा ख्याल किया। वो फिर आई 2 बार और मेरे लिए बिहारी कबाब भी लाई। मैंने उनको बना लेकिन दिल जिसका पिघलना था उनका नहीं पिघल रहा था ना उस वक्त। हाँ, तो इसका मतलब है कि मज़ीद स्ट्रगल, फिर यहाँ पर भी रुकावट। तो ये है, कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। फिर ये हुआ कि जब मैं मेयर बन गया और 28 साल की उम्र में, और एक बड़ा इनकलाब यूथ का आया, तो फिर पानी की बंदिश पर टीवी पे मैं आया एक ऐलान के तौर पे। तो उसमें उनकी वालदा ने मुझे देखा। उन्होंने कहा भाई ये तो वही लड़का न है जो एड्रेस मांग रहा था। अब तुमने नहीं दिया। देखो गलत बात है, इसने हमारी कितनी खिदमत की थी, कितना हमारा साथ दिया था, उसको मुबारकबाद दो, फ़ौरन फ़ोन करो। अब डायरेक्टरी में ढूंढा, वो ब्रुक बैंड में काम करती थी। हाँ। तो वो थोड़ी रिलक्टेंट थी, लेकिन वो सारी सहेलियों ने कहा नहीं करो करो, ये तो हाँ, बहुत हाँ। अच्छा है, तुम जानती हो तुम्हारे घर वाले। तो फ़ोन किया। जी। तो अफशान ने मुझसे पूछा कि भाई आपने पहचाना? हेलो। तो मैंने कहा हेलो। तो कहने लगी पहचाना? मैंने कहा पहचान गया। मैंने कहा अफशान बात कर रही हो? तो उसको हैरत हुई कि भाई 3 साल बाद मैंने फ़ोन किया, बात की। तो मैंने कहा पहचान गया आवाज़ से। फिर मैंने उसी वक्त पूछ लिया कि वैकेंसी खाली है या नहीं है। तो उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा समझ जाओ। कह रहा है तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर मुझे बताओ मैं आगे क्या करूँ। हाँ। कह रहे नहीं मैं मुझे नहीं पता, मैं अपने उससे। तो फिर अगले दिन उसका फिर फ़ोन आया, मैंने भी ब्रुक बॉन्ड फ़ोन किए। तो फिर ब्रुक बॉन्ड के ऑफिस में मैं फ़ोन करता था अपनी लैंडलाइन। लेकिन चले कामयाब हो गए ना, हाँ, मोहब्बत का सिलसिला जो भी था, लेकिन और फिर 1 आपने साल दिल तक से की। शादीशुदा रहे, हाँ। जैसे कि हर केस में होता है। हाँ। और शादी से पहले बहुत सारे अशार पढ़े जाते हैं जिसमें ये होता है कि सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, हाँ। हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। हाँ, लेकिन और देखने शादी वालों के की नज़र में ना, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, वो बहुत देर से मैं करना नहीं चाह रही थी। हाँ। सिर्फ इसलिए कि हमारी मजबूरी है ब्रेक की। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, और बहुत मज़ा आ रहा है, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़, और हम आज मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के घर पर, और बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ना चाहते हुए भी, जब वो शायरी कर रहे थे तो मैंने इंटरप्ट किया था, बीच में हमारी मजबूरी थी ब्रेक की। और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में, वो हमेशा से है खूबसूरत अंदाज़ शेर व शायरी में, और मोहब्बत का इजहार जिस तरह से किया भाभी से, वो भी आपने शेर सुनाया, लेकिन उससे आगे बढ़िए अब। देखें शादी से पहले का शेर अलग होता है, फिर 1 साल तक आदमी शादीशुदा रहता है, जो ब्रेक से पहले था। हाँ, और मैं समझ जाऊँ ना इस हाँ, बात। और उसके बाद शादी ज़दा हो जाता है। तो फिर कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। हाँ। तो वो फैज़ का फिर मिसरा याद आ जाता है। अच्छा। मेरी जो दूसरी शादी वो शायदा से हुई, और जी। वो मेरी एडवाइज़र थी ब्यूटिफिकेशन पे। अफशां जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग में, उसका अपना एक बुटीक है, वेबसाइट पे ही आउटलेट है कोई। जी। ज़ाहिर इतनी इन्वेस्टमेंट सरमाया तो मेरे पास भी नहीं था, उसके पास भी नहीं। तो वो ऑर्डर पे काम करती है और काम चलाती है। फिर अच्छा। इसने EFE में जॉब भी की। हाँ। एक इंश्योरेंस कंपनी में, वो भी वहाँ कर। हाँ। लेकिन किसी वजह से अफशां थी नहीं अवेलेबल। तो शायदा ने 92 के क्राइसिस में मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा। और उसने मुझे यहाँ कहा कि देखें अगर आप भी बाहर चले जाएंगे तो वो मुनासिब नहीं। अफशां थोड़ी सी इमेच्योर थी, उसकी उम्र कम थी, शायदा की यकीनन एज ज़्यादा थी, और उसकी एक वेडलॉक में पहले थी, फिर उसकी डिवोर्स हुई थी। तो फिर शायदा से मेरी शादी हुई, उसकी भी दूसरी, मेरी भी दूसरी, लेकिन उसने जो मेरा उस बुरे वक्त में साथ दिया था, उससे बड़ी उनसियत एक डेवलप होती है जब कोई बुरे वक्त। 92 के ऑपरेशन की गालबन आप बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर फिर उनसियत हुई, फिर उससे भी एक दोस्ती हुई, बातचीत हुई, आइडियोलॉजिकली भी हमारा क्लिक था। तो फिर शायदा से भी शादी हुई। उसके 3 बच्चे हैं पहले वेडलॉक से, तो उनको भी मैं अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। उनमें भी एक बेटा PhD है, डबल PhD। अच्छा, फिर मेरी बेटी मिदत ने अमेरिका में PhD की,
वो मामू के अच्छा, साथ मैं बड़े औलाद बड़े- की तरफ ही आने वाली थी अभी, और लेकिन फिर वही बात है कि ये क्वेश्चन करने देंगे तो मैं क्वेश्चन करूंगी। तो वो पीएचडी हो गई फिजिक्स में, उसकी शादी भी वहीं एक पीएचडी लड़का था उससे हुई। छोटी ने फिल्म मेकिंग और फैशन उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जी। बैचलर्स किया है, तो अब वो इंटर्नशिप कर रही है। तो बच्चे सेटल्ड हैं, सियासत का किसी को शौक नहीं है। लेकिन सियासत की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि फैमिली को आप जिस तरह से टाइम देना चाहते थे या दे सकते थे वो नहीं हुआ? सियासतदानों की जो फैमिली लाइफ है उसमें उनकी बीवियों को पहले दिन से ये समझना चाहिए हाँ कि उनकी पहले से एक सौतन मौजूद है, और वो सियासत है, वो सियासी जमात है, वो तहरीक है, जी। वो उनका मिशन मकसद है। हाँ, तो ये पहले दिन से मैं घोट के पिला रहा हूँ, वो ठीक है बहुत दिनों के और सालों के बाद असर होना शुरू हो गया है, आपको लगता है? हाँ, अब बहुत फर्क पड़ गया है। अच्छा, अब वो उस मेरी जो महलूल था जो मैं पिला रहा था घोट के, अब उसका असर होना शुरू हो गया, और अफशा भी बड़ी मेच्योर हो गई है। अच्छा। अच्छा, देखिए इतनी पहले सारी थोड़ा सा बातें हो उसको रही हमेशा हैं। शिकायत रहती थी टाइम की, ये वो, लेकिन अब बड़ा दिल किया उसने। अच्छा, बच्चे भी टाइम बड़े की शिकायत तो यहाँ मैं आपसे बात कर सब रही कोई हूँ है। पॉलिटिक्स में और वो फैमिली को देने में, लेकिन हमारे प्रोग्राम की मजबूरी है और क्वेश्चंस इतने सारे हैं, मैं सोच रही हूँ ये भी कर लूँ वो भी, और आपके फैंस भी सब जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं डॉक्टर फारूक सत्तार की फारूक भाई की बात करती हूँ तो ख़ास तौर पर आप सब जो देखने वाले नाजरीन हैं हमारे, तो उनको गैर सियासी होकर भी बड़े लोग पसंद करते हैं। तो मैं उसके अंदर ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, फिर शेरो शायरी भी जो जलसों में जुलूसों में भी हो रही होती है, अब उस पर टिकटॉक्स भी बन रहे हैं, और वो भी बहुत पॉलिटिशियंस जितने भी हैं हमारे उनमें बहुत ही सिलेक्टेड कम होते हैं, लेकिन आपके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो क्या फ़ील होता है, अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं उस सबको? देखिए ये भी अल्लाह की तरफ से है कि बर वक्त और बरजस्ता कोई ऐसी बात अदा हो जाए। देखिए अल्लाह ने ये जो जहन दिया या जो लोगों के लिए दिल दिया। अच्छा, अभी तो ये सारी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर ड्रामे देखने में भी, आपकी लाइफ की भी सारी बातों के साथ अगर बात करूं कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके साथ इस तरह नहीं होता कि उनकी शेरो शायरी हो जलसे में या वैसे ही उन्होंने कुछ भी कह दिया है और वो लोगों में इतनी मकबूल हो जाए चीज़ कि वो टिकटॉक के ऊपर भी लोग यूज़ करें कि आपकी शेरो शायरी आपकी आवाज़ में चल रही है और उस पर लड़का लड़की परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं, इनफैक्ट ये कि कुछ हमारे कपल्स थे, अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें, उनकी शादी हुई तो उसमें वेडिंग की मैंने पिक्चर्स देखी कुछ डिफरेंट, तो उसमें आपकी पिक्चर लगाई हुई थी। तो आप ये सब एंजॉय करते हैं सेलिब्रिटी की तरह? क्या फीलिंग्स होती हैं? कुछ अगेंस्ट भी चीज़ें जा रही होती हैं तो उसको बुराई को भी कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, सिर्फ अच्छाई अच्छी लग रही होती है? वैसे तो मैं सोशल मीडिया की दुनिया का आदमी नहीं हूँ कि मैं खुद अपनी बहुत सारी इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखूँ, लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की देन होती है कि अगर आप मौके पर कोई जवाब देते हैं, बरजस्ता कोई आपने बात की, फिलबदी कोई आपने बात की या शेर पढ़ दिया और वो बहुत मौके की मुनासबत से उसकी अदायगी भी ठीक हो गई, तो लोगों के दिलों में वो बात उतरती है। अगर वो उसका असलूब भी सादा हो, लफ्ज़ भी समझ में आए और शेर भी बड़ा भारी हो जो आपने सिलेक्ट किया हो, तो फिर मैंने देखा है कि चाहे वो मेरे पास तुम हो को लेकर जो लोगों ने उस मेरी तकरीर के उस मकालमे को जिस तरह बहुत वायरल बहुत वायरल हुआ, और फिर कई जगहों पे मैंने भी अपनी तकरीर में कहा। फिर इसी तरह जो ये मशहूर ज़माना जो एक वो शेर था जो एक टीवी प्रोग्राम लाहौर का था, एक प्राइवेट चैनल का, उसमें मैंने पढ़ा था, लेकिन वो इस तरह उसकी अदायगी हो गई कि भाई कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अच्छा, ये इसमें एक इनकलाब का अंदिया भी है, मायूस नहीं होना, और नामुमकिन का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। ये नौजवानों को बैक वक्त बहुत सारे पैगाम आते हैं, मोटिवेशनल है, तो इसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको ओन किया, अपना लिया, इसे अपने दिल की आवाज़ समझा। लेकिन और आपको सेंड भी करते होंगे ना सब ये चीज़ें? बहुत ज़्यादा ये वापस मेरे पास आता है, कई जगहों से आता है, और कितने लोगों ने इस पर टिकटॉक बनाया है। यहाँ तक कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क का भी एक बड़ा कोई रियासत नाम का कोई टिकटॉकर है जिसके 4 करोड़ फॉलोअर है, उसने भी मेरी आवाज़ में जो है इस पर टिकटॉक बनाया है। तो सब अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है और अल्लाह ताला ही इज़्ज़त कायम रखता है। बस मेरी यही दुआ है
कि हम लोगों की खिदमत करते रहें, जी। उन्हें मोटिवेट करते रहें, जो हमने सीखा वो सिखाते रहें, हमारे तजुर्बे से लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे, हाँ। और एक नई अच्छी टीम, अच्छी क़यादत जो है वो नौजवानों में से निकल के आ जाए, जो कि 40-35 साल से कम उम्र के हो। एक हाँ। नया मेयर भी कराची का, हैदराबाद का 35 साल से लेकिन कम। हम नए मेयर की क्यों बात कर रहे हैं, हम अभी आपसे बात कर रहे नहीं, हैं। मैं और 28 साल फिर की मैं उम्र में सवाल मेयर में, बना। हाँ नहीं, मैं इसीलिए मुस्तफा कमाल मैं 33 अभी साल की की बात, उम्र में, तो मैं चाहता हूँ कि अगला मेयर भी इंशाल्लाह। लेकिन मैं तो वहीं आऊंगी ना, फिर वहीं आ जाऊंगी। देखिए, सवाल में से सवाल मेरा निकालना काम है और मुझे ही करना है। मेयरशिप की अगर मैं बात करूं तो फिर वही यंग की अभी आप बात कर रहे हैं, तो आप भी बहुत यंग थे जिस वक्त कराची के मेयर बने। और फिर मैं ख़ास तौर पर साथ में उसके असम्बलीज़ की बात करूं, जो बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है, चाहे कौमी असम्बली की बात करें हम या सूबाई की, तो उसके बारे में कुछ बताएं, लोगों को भी तो मालूम हो ना। वैसे फिर मैं दोबारा बोलूँगी कि मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये मालूम है, हाँ असम्बली में कौमी सूबाई में गए थे, कितनी बार गए थे, और जब मेयर कराची बने थे उस वक्त का वक्त बताइए। 5 दफ़ा कौमी असम्बली में जी। मुंतखब होकर गए, हाँ। 2 दफ़ा सूबाई असम्बली में, और 1 मरतबा बल्दिया उज़्मा की काउंसिल में फिर मेयर बने वहाँ से। तो 1 बार मेयर बने, फिर 1 बार सूबाई वज़ीर बल्दियात या सीनियर वज़ीर थे लियाकत जदोई साहब की हुकूमत में, और 1 मरतबा वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी। जी। फिर 1 मरतबा अच्छा पार्लिमानी लीडर तो रहा हमेशा, हाँ, कौमी हमेशा, असम्बली में बिल्कुल। तकरीबन हमेशा हाँ। MQM की तरफ से। और फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी, उसका चेयरमैन भी रहा 1 दफ़ा में कौमी असम्बली में, और सूबाई असम्बली में 1 मरतबा लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो खिदमत लोगों की और की जा सकती थी, उसमें कुछ कसर रह गई है जिस पे थोड़ा रिग्रेट होता अच्छा, है। कसर तो रह गई, लेकिन अगर मैं साथ में, जैसे अभी मैंने इससे पहले भी आगाज़ की बात की है, PMSO का सफ़र था, फिर महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ हुआ सफ़र जारी, लेकिन मैं अगर दोस्तों की, साथियों की और रूठे हुए साथियों की ख़ास तौर पर बात करूं, आप बार बार जब यूथ की बात करते हैं, अगर मैं ये कहूं कि मैं ख़ुद भी यूथ का हिस्सा होते हुए उन लोगों की तरफ से आपसे बोलती हूँ कि यूथ चाहती है कि किसी तरह से आप सब एक हो जाएं, तो क्या कोई चांसेस हैं ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? यूथ की ख्वाहिश या आम लोगों की ख्वाहिश को हाँ। सिर्फ पूरा करने के लिए हम ज़बरदस्ती एक होंगे, हाँ। तो उसमें वो कायम रहनी चाहिए, फिर वो यकजहती, वो मिलाप, दिलों से कदूरतें दूर होनी चाहिए। लेकिन मैं बड़े आपके लिए दिल तो का, कहती हूँ कि आप तो हाँ, बड़ेपन का मुजाहरा और कर उसमें देते अना हैं। नहीं आनी चाहिए। और वो पूरी ज़िंदगी हमने ये तरबियत ली कि अना को फना करना है। हाँ। लेकिन जब अपनी बात आई तो वहाँ पर हम लोग अपनी अपनी पोजीशनों पर अड़ जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हाँ, ईगो इसका आ मतलब रहा है। हाँ, ईगो आ जाती है। हाँ। तो चलें, ईगो और इज्जत नफ्स में एक बारीक लकीर है ना। जी। तो मैं इज्जत नफ्स को भी अगर थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखना, तो मैं तैयार हूँ। मैंने दावत दी, ये बहुत बड़ी मैंने बात, खालिद मकबूल सिद्दीकी को दावत दी 42 में APMSO के यौम तासीस पे, खालिद भाई आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, मुझे सरबराही नहीं चाहिए, आप रहें। लेकिन अब हम सब उम्र के जिस हिस्से में हमें पार्टी में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को आगे लाकर उनके हाथों में पार्टी की बागडोर देनी, ताकि कम से कम पार्टी का मुस्तकबिल, इस नज़रिए की हिफाजत का बंदोबस्त हो, और कराची और आगे कराची का मुस्तकबिल और कराची को लेके पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी सिक्योर हो जाए। तो मैं इस विजन को लेके उनको दावत दे रहा हूँ। और मुस्तफ़ा कमाल को भी कहेंगे थोड़ा सा अपनी, उनकी भी तरबियत होनी चाहिए, थोड़ा टेम्परामेंट, वो बहुत एग्रेसिव है, थोड़ा सा ज़बान पे उस तरह काबू नहीं है, वो बस एक मरतबा जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर ऑटो पे चले जाते हैं। लेकिन तो, मैं उसमें तो सिर्फ ये पूछूंगी ना तो कि आपकी तरफ से थोड़ी भी ट्रेनिंग रही थी ना इन सब के लिए, तो क्या जो कसर रह गई उसको मैं पूरा कर दूंगा इंशाल्लाह, अगली बार मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो वो भी जाहिर है कि उसकी भी खिदमत रही हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, पॉलिटिशियन उतना अच्छा शायद नहीं साबित हुआ, लेकिन मैं नहीं कह रहा, सीखने का तो अमल है, वक्त है उसके पास। पर हम अगर 2-4 इस तरह के लोग सीनियर, और उसमें चलें, आफाक अहमद ने भी कम से कम इस्तिकामत के साथ एक नारे की सियासत तो की, तो उसकी भी गुंजाइश होगी उस कंसोर्शियम में। हम एक कंसोर्शियम बना लें, अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने जो तंजीम है उसको एक तरफ रखें, और कराची को, नौजवानों को ये नारा दें, ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। कराची को अपनाएंगे तो पाकिस्तान को अपनाएंगे, कराची को बचाएंगे और बनाएंगे तो पाकिस्तान को बचाएंगे बनाएंगे, ये नारा देकर हमें आना चाहिए। और हमारी इस अपील पर नौजवानों की बड़ी मोबिलाइजेशन कायम होगी,
और वही जो और हो रही है 84 और 86 में जो हुआ था वही चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगी चंद महीनों में अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। अच्छा फारूक भाई, वही बातें कि सवालात बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए, शाम फैज़ के लिए और ख़ास तौर पर लोगों के लिए, देखने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए। मैं यही मैसेज दूंगा कि मैंने कहा कि नाउम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना और नामुमकिन का लफ्ज़ अपनी लुग़त से निकाल दें। और एहसास कमतरी में मुब्तला आदमी उस वक्त होता है जब वो अपने से बेहतर माली तौर पर, माशी तौर पर, स्टेटस के तौर पर और तालीमी एतबार से किसी को देखता है कि वो उसकी अचीवमेंट है, मेरी नहीं है। तो किसी और को देखने की बजाय अपने अल्लाह ताला को देखें, अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस ना हो। अगर कोई आइडियोलॉजी या कोई आपका रहनुमा है उसकी तरफ देखें और अपने ऊपर एतमाद करें। आप यकीन माने आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आजिज़, फिर जब अल्लाह ताला कोई मकाम दे तो फिर आजिज़ी और इनकिसारी से लोगों से मिले। जैसे अली रज़ा आब्दी था, एक हमारा हीरो था, मेरा मेयर था वो अगला, और उसको जिस तरह हमसे छीना गया, वो यूथ था, तहजीब याफ्ता, नफीस, दलाइल से बात करने वाला। ऐसे रोल मॉडल हमें चाहिए यूथ में से। और देखें, खूबसूरत भी था, यानी वजी था, और उसके साथ साथ पैसे वाला भी था, लेकिन उसमें तकब्बुर नहीं था, लोगों से हाथ मिलाता था, लोगों में जाता था अपने इलाके। मेरे ख्याल में मेरी पार्टी में जो मेरा इख्तलाफ हुआ, सबसे पहला इख्तलाफ अली रज़ा आब्दी पर हुआ कि अली रज़ा आब्दी को मैं राब्ता कमेटी में लाना चाहता था। मेरे बहुत सारे साथी अली रज़ा आब्दी से या तो इनसिक्योर थे या जेलस थे, और वो अली रज़ा आब्दी को, फिर मैंने कहा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट कैसे इंचार्ज बनाए, तो फिर मेरे साथ। इसका मतलब है कि देखिए, अगर हम यूथ को आगे नहीं लाएंगे, अली रज़ा आब्दी MQM का, महाजिरों का, मज़लूमों का, कराची का, पाकिस्तान का फ्यूचर था। खैर, लेकिन मुझे और अली रज़ा आब्दी चाहिए, उसी के मिशन को आगे बढ़ाना है, उसके कातिलों को भी गिरफ़्तार कराना है और उस साजिश को भी बेनकाब कराना है। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे, लेकिन जब नई फोर्स आएगी इंशाल्लाह तो ये सब कुछ होगा। और आखिर में मैं यही शेर पढ़ूँगा कि फ़िज़ाओं में न ढूंढूँ तू, न ही मक़बरों में तलाश कर। फ़िज़ाओं में न ढूंढूँ तू, न ही मक़बरों में तलाश कर। जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक़ की पुकार हूँ, मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का। मैं अनल हक़ की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं अनल हक़ की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमारी टीम की तरफ से आपके लिए है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये भी हमारे प्रोग्राम शाम फैज़ हमारी टीम की तरफ से आपके लिए है। असल फैज़ तो ये है जो आखिर में मिला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। यकीनन आपके जो भी चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, नाज़रीन, उन्हें भी प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि रह गई और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले किसी प्रोग्राम में उन सब पर भी बात की जाए तफसीली। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सब ने हमारा प्रोग्राम देखा शाम फैज़, और यकीनन हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम बहुत इन्जॉय किया होगा। फिर एक नए प्रोग्राम में और खूबसूरत शाम में आपसे मुलाकात होगी शाम फैज़ में। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।